नमस्कार। सीएनबीसी आवाज की एक खास पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। ये पहल शुरू की थी हमने 15 अगस्त के दिन, जहां पर हम आजादी का जश्न मनाते हैं भारत की। लेकिन हमारा मकसद है सीएनबीसी आवाज पर, जहां पर आप आजाद हैं, आपको वित्तीय आजादी भी मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलना चाहिए। और इसमें कई पहलू जुड़े हैं आपके निवेश से, चाहे वो इक्विटीज में निवेश हो। हम सब सोने में काफी पैसा लगाते हैं आजकल, लोग प्रॉपर्टी, कमोडिटी बाजार सब में पैसा लगाकर फायदा कमाना चाहते हैं। लेकिन हम कितनी प्लानिंग करते हैं इस निवेश के दौरान, उसी पर एक खास पहल हम लेकर आ रहे हैं और देश भर में हम जा रहे हैं ताकि आप सभी पैसे से पैसा कमाएं। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के नाथद्वारा, जो एक छोटा शहर है और मशहूर है यहाँ के श्रीनाथ जी मंदिर के लिए। लेकिन यहाँ का इलाका काफी इंटरेस्टिंग है। मंदिर को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा मीनाकारी का काम होता है और साथ ही साथ मार्बल वाले लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा, तो बहुत बड़ा मार्बल का बिजनेस है और यहाँ पर हम देखते हैं उसी लिहाज से इधर की इकोनॉमी चलती है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है कुछ मेहमान, यहाँ के LIC के सीनियर डिविजनल मैनेजर मिस्टर शर्मा, स्वागत है आपका। और एक जाने माने चेहरे जो आप सीएनबीसी आवाज पर काफी देखते हैं, वो है संदीप जैन, और साथ ही सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। तो आप इन सब से वाकिफ है। लेकिन आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। हम सब कुछ अरमान लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का अरमान होता है कि एक गाड़ी खरीदें, एक बड़ा बंगला खरीदें, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करें। लेकिन उन अरमानों को क्या आप वाकई में फॉलो थ्रू करते हैं? क्या फोकस से आप उसके लिए पैसे जुटाते हैं? और आपका क्या फोकस होना चाहिए? वहां पर एक बहुत बड़ा टूल काम आता है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो क्यों अहमियत देनी चाहिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में, इसी पर हम फोकस करेंगे आज। और उसके बाद में ये भी समझेंगे, जब आप फाइनेंशियल अपने प्लान कर रहे हैं तो किन किन एसेट्स में आप पैसा लगाएं। तो अनिल, इसी चर्चा को मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हर एक शख्स को फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले किस समय सोचनी चाहिए, जब कोई गोल आए या फिर पहले से तैयारी करें? जिस समय पहली कमाई हो और जिस समय आपकी पहली बचत हो, वो सबसे सही समय है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचें। देखिए, हम किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी करते हैं। जैसे होता है ना कि बच्चों की शादी के लिए सोना खरीद कर रखना, ये एक तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग है। या फिर प्लॉट्स, लैंड खरीद कर रख लेना कि जब जरूरत होगी, कुछ बड़ा खर्चा आएगा तब हम उसे बेचेंगे। या घर बनाना होगा, 2 प्लॉट खरीद लिए, एक बेचकर घर बना लेंगे। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस फाइनेंशियल प्लानिंग को अचानक कभी कर ली, कभी नहीं की, और कब से करेंगे ये पता नहीं। तो सबसे पहली बात जो आपने कही वो ये है कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करें वो सबसे बेहतरीन। और दूसरा ये कि गुड प्लानिंग इज हाफ डन, यानी कि अगर आपने शुरुआत में अच्छी तरह से पूरी योजना बना ली, प्लान कर लिया, तो आधा काम तो आपने कर लिया। तो होना ये चाहिए, जब आप पहली कमाई करना शुरू करें, यंगस्टर्स भी काफी यहाँ पर हैं, तो उसी वक्त से सोचे कि मुझे लाइफ में अगले 30 साल, 35 साल, 40 साल जो काम करना है, उसमें मुझे कब कब कितने बड़े खर्चे आएंगे और उसके लिए मुझे कितना पैसा बचाने की जरूरत है। ये शुरुआत में कर लें तो बेहतर है। और एक जो सबसे पहला निवेश लोग नॉर्मली करते हैं, वो LIC की पॉलिसी खरीद लेते हैं। तो इसी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। वो कितना अहम टूल होता है जब हम शुरुआत करते हैं? क्योंकि सबसे पहले मैंने भी जब अपने फाइनेंशियल प्लान किए थे, कमाई करना शुरू की और 2 पॉलिसी ली। जी नमस्कार, मैं BS शर्मा, सीनियर डिविजनल मैनेजर LIC ऑफ इंडिया उदयपुर, आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। और आपने बिल्कुल रेलेवेंट और पर्टिनेंट सवाल पूछा है कि लाइफ इंश्योरेंस की जो प्लानिंग है वो कब शुरू होनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस का जो पर्पस होता है, जो एम होता है, वो क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस के 3 मेन पर्पस हैं। सबसे पहला तो एक तो क्या है कि जब हम कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो उससे हम कंपल्सरली कुछ पैसा सेव करने लगते हैं, हर महीने या हर 6 महीने या हर साल। तो एट द एंड ऑफ अ टर्म, से 20 years और 25 years, यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। और दूसरा ये कि इसमें इनकम टैक्स का रिबेट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम इसको थोड़ा प्रमोट करें, इसलिए उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे और दूसरे जो मेडिकल की पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस की, इन पे सब पे इनकम टैक्स की छूट भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है अंडर डिफरेंट सेक्शंस। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पर्पस होता है वो ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है
तो उसके बाद जो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो रुक जाता है सडनली, और जितने भी सपने होते हैं, सपने तो खैर सब टूट जाते हैं, मगर जो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए या मंथली एक्सपेंस को मीट करने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। और वर्चुअली आप देखेंगे तो लोग है ना बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं, और लाखों रुपए का डेट होता है। आजकल हर आदमी मकान खरीदता है, वो भी लोन पे आता है, कार का लोन होता है, दूसरी कंज्यूमर लोन होते हैं, कई तरह के लोन होते हैं। तो अगर उस व्यक्ति की किसी भी कारण से अगर उसका डेथ हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, या वो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, मतलब काम करने लायक नहीं रहता है, सपोज वो अपाहिज हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके जितने भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस से बेहतर और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। शायद इसी को सोचकर पहला निवेश लोग आमतौर पर एक LIC पॉलिसी में या फिर एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। लेकिन संदीप, यहाँ पर कई दूसरे भी ऑप्शंस हैं जिसके बारे में लोग ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। उसके बारे में इनिशियल एटलीस्ट फर्स्ट ईयर्स जो आपके प्राइम ईयर्स होते हैं जिसमें आप काम करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन देने की जरूरत होती है। तो कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं और क्या प्रोसेस होनी चाहिए? देखिए, ये तो क्लियर है कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग भी। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि जहां से कमाई शुरू हो वहां से कमाई इनफैक्ट प्लानिंग शुरू करे। इनफैक्ट एक बच्चा भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है कि जो उनको पैसे मिलते हैं, कई बार बड़े लोग पैसे दे के जाते हैं बच्चे को, तो वो लोग भी जमा करते हैं, अपने पिगी बैंक में डालते हैं, तो वो भी एक टाइप की प्लानिंग है। कई लोग तकिए के नीचे भी पैसे रखते हैं, साड़ीज के नीचे भी पैसे रखते हैं, वो भी एक प्लानिंग है। बट प्लानिंग जो अनिल जी ने बहुत सही कहा था कि एक तो शुरुआत करना और फिर उसके बाद डिसिप्लिन वे में उसको परस्यू करना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डिसिप्लिन की और उसको परस्यू करना। बट मेरी राय यही रहेगी कि इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहना चाहिए हर निवेशक को। इंश्योरेंस की बात कही थी, इंश्योरेंस एक कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट का टूल है रादर देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वेल्थ क्रिएशन का टूल। वेल्थ क्रिएशन भी होती है इंश्योरेंस में, मैं ये नहीं कहूंगा, बट कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट आपने इंश्योरेंस से की, फिर आपने वेल्थ क्रिएशन आप इक्विटीज से करें, इक्विटीज में आप SIP का एक जरिया ले, जहां से शुरू करें कमाई करना वहां फर्स्ट डे आप सबसे पहले एक SIP जरूर से शुरू करें वेल्थ क्रिएशन के लिए। फिर कुछ कमोडिटीज है जैसे कि गोल्ड सिल्वर है, जनरली सुपरस्टिशियस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं उसको, या फिर लोग सेफ्टी के लिए भी करते हैं, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज है तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर डेट्स में भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिर आप प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन सब का प्रोपोर्शन होता है। बट इक्विटीज का जैसा कि मैं कहता हूं कि जो आपकी उम्र है 100 साल से उसको माइनस कीजिए, उतना कम से कम एक्सपोजर आपका इक्विटीज में होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे। अनिल, प्रोसेस क्या होनी चाहिए जब आप अपने फाइनेंशियल प्लान कर रहे हो, तो शुरुआत कहां से करें? देखिए, अगर आप इतने कैपेबल हैं और आप कर सकते हैं अपने आप, तब तो बहुत ही बेहतरीन बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे अकेले बस की बात नहीं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, लगभग हर शहर में मिलेंगे और देश भर में है। आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स को चुन लें, उसके पास जाएं। ठीक ये इसी तरह से जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाकर उसे कहते हैं कि मेरी ये बीमारी है, लेकिन या ये सिम्टम्स हैं। एक चीज जो हम देखते हैं, छोटे शहरों में लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास नहीं जाते, आपस में एक दूसरे में बात करते हैं। तो अगर उनकी सहूलियत के लिए अगर किसी दोस्त से ही पूछना हो या फिर किसी को एडवाइस करना हो, आपकी एडवाइस क्या होगी? मानिए एक 25 साल का लड़का आपके पास आता है और बोलता है अनिल जी मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के दीजिए। जहां फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए प्रॉपर एडवाइजर्स नहीं है, वहां जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं, जो उनका बिजनेस देख रहे हैं या जो उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो जनरली ये एडवाइस देते हैं। तो बेहतर तो यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को अलग रखें, एडवाइजर ढूंढें। और एडवाइजर के पास जब आप बैठते हैं तो जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको कहाँ क्या तकलीफ है और सब बताते हैं, तभी आपको डॉक्टर सही ट्रीटमेंट देता है। वैसे ही आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपका फाइनेंशियल डॉक्टर है। वो आपको सही एडवाइस तभी देगा जब आप उसको सारी बात बताएंगे कि भाई मेरी इतनी कमाई है। आप कमाएंगे एक्स अमाउंट की, मैं कमाता हूं लाख रुपए, बताऊंगा इसको 85,000, लाख बताऊंगा तो फीस बढ़ा लेगा, वैसा नहीं हो सकता। तो जो आप कमा रहे हैं, जो आप बचा रहे हैं, वो क्लियर बताएं। और उसके बाद आप किस चीज के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, कब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, किस काम के लिए पड़ेगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल, क्या आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए लगेगी, क्या फॉरेन ट्रिप घूमने जाना है, क्या बच्चों की शादी करनी है, क्या घर बनाना है, क्या बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। ये सब चीजें जो आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि मुझे इसके लिए बचाना है, तब आपको एक प्रॉपर और सही सॉल्यूशन मिलेगा।
उस हिसाब से आपको ये बताया जाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, कि आपको अगर रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहे हैं तो शायद इक्विटी में आपका पैसा लगवाया जाएगा, अगर आप पैसा बचा रहे हैं बच्चों की शादी के लिए तो शायद कोई और एसेट हो सकती है। तो उस तरह से फिर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक एडवाइजर का होना इसलिए ज्यादा जरूरी है, और अगर एडवाइजर ना हो तो फिर दूसरा जो लोकल ऑप्शन मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिया, और तीसरा ऑप्शन तो सीएमडी से आवाज हमेशा है ही। और यहाँ पर कितना अहम है फिर ये डिसाइड करना कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल्स में ये होता है कि आपको घर खरीदना है, अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है, अपने बच्चों की शादी करानी है। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए भी तैयारी की जा सकती है? देखिए, ये तो क्लियर है कि गोल सेटिंग तो होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। और फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी करो तो गोल्स पहले सेट करें, जैसा कि हर्षिता जी ने कहा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स में कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी खरीदनी है, जैसा अनिल जी ने कहा कि बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फॉरेन ट्रिप पे जाना है। फॉरेन ट्रिप भी आजकल कोई सस्ते नहीं होते हैं, 5 लाख 6 लाख रुपए खर्चे करने हैं, तो उन सब के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। जहां पे इनकम जनरली एक नॉर्मल पेस में ग्रो करती है, तो सर्टेनली प्लानिंग के जरिए ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमेशा से मैं कहा हूं कि कहीं ना कहीं, अब शॉर्ट टर्म गोल्स में ये भी क्लियर है कि कई बार टारगेट आपका बहुत छोटा है, छोटी समय है, तो उस टाइम पे आपको इक्विटीज पे बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटीज में कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग टर्म निवेश होना जरूरी है। 5 से 8 साल का टाइम देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा जनरली। और अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है तो उसमें आप डेट्स की तरफ ध्यान दें, ज्यादा अच्छा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी और प्लस कैपिटल कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहती है। और कई बार इक्विटीज में ये होता है कि आपने पैसा लगाया, एक बार पैसे नीचे आते हैं, प्रिंसिपल हो भी सकता है टूट जाए, तो उस टाइम पे ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका पर्पस क्या है, गोल्स क्या है। शॉर्ट टर्म है तो आपको थोड़ा डेट्स की तरफ ध्यान दें, लॉन्ग टर्म है तो इक्विटीज की तरफ ध्यान दे सकते हैं। यही निकला। हर्षा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में जनरली क्या होता है, ये हमें पता नहीं होता कि अचानक से कब पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ बड़ा खर्चा ट्रीटमेंट का आ गया, या अचानक से फैमिली में आपको कोई रीजन से खर्चा करना पड़ गया, वो अपने को अंदाजा नहीं होता। तो उसमें मेरी राय है कि जनरली आप मंथली जितना खर्चा करते हैं उसके 3 गुना, यानी कि आपके 3 महीने के खर्चे जितना पैसा आपके पास हमेशा कैश होना चाहिए। कैश से मतलब मेरा ऐसा नहीं कि आप घर में कैश रखें, कैश का मतलब है कि बैंक में रखें, या फिर वो एकदम लिक्विड फंड। लिक्विड फंड होते हैं म्यूचुअल फंड के, जहां पर आप आज पैसा जमा कराएं, कल वापस चाहिए निकाल सकते हैं, एक दिन के लिए भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, और ब्याज आपको लगभग 6% के आसपास का रिटर्न वहां पर बन जाता है, जो कि आपकी सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा है। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आपकी 2-3 महीने की जो प्लानिंग है, कम से कम अचानक से कोई खर्चा आ जाए, 3 महीने की प्लानिंग के हिसाब से वो आप लिक्विड फंड में पैसा डालकर रखें। अगर आपको 3 महीने से साल भर के लिए आज से पैसा बचाना है, आप शॉर्ट टर्म फंड्स में पैसा डालें। ये भी डेट फंड होते हैं, फिक्स इनकम फंड होते हैं, इनमें आपको 6-7%, 8% के आसपास का रिटर्न बनता है, लेकिन ये भी कम रिस्की है, लगभग नहीं के बराबर रिस्की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीरो रिस्क है, लेकिन नहीं के बराबर रिस्क है। तो आपको जो एकदम 3 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए पैसों की जो जरूरत हो सकती है, उनको आप फिक्स इनकम वाले, डेट वाले म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, और रिस्क के लिए हमेशा थोड़ा कैश, यानी कि वो बैंक में हो या फिर लिक्विड फंड में हो, वो हमेशा रखना चाहिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। शर्मा जी, आपके एक्सपीरियंस में कितने लोग इस तरह की तैयारी वाकई में करते हैं? क्योंकि आप लोग LIC में हम देखते हैं नॉर्मली इंश्योरेंस बेचते हैं, लेकिन आप वाकिफ होते हैं कि एक्चुअली जो कॉमन लोग हैं, आम आदमी है, उनकी फाइनेंसेस क्या हैं, क्या वहां पर उतनी ही एडवाइस जा रही है इस समय, और उसके लिए फिर आप लोकल लेवल पर किस तरह के कदम उठाते हैं? देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो लाइफ इंश्योरेंस हैज बिकम इमेंसली पॉपुलर ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, और जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो 1956 से शुरू हुई थी, और अभी दे विल बी कंप्लीटिंग 60 ईयर्स। और इसके अलावा क्या होता है कि जैसे काफ़ी अवेयरनेस इसके बारे में आ गई है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग लास्ट 15 ईयर्स। जब से ये काफ़ी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई मार्केट में, उसके बाद में अवेयरनेस का लेवल तो बहुत ऊंचा हो गया जी। लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग, लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन TV चैनल्स एंड ऑल, तो इस कारण से अवेयरनेस तो काफ़ी आ गई। और अभी लगभग आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में लगभग 40 करोड़ लोगों के पास में इंश्योरेंस है,
तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और जनरल इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस तो काफ़ी है। जनरल इंश्योरेंस के बारे में आपको थोड़ा बताऊं कि क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है कि व्हीकल्स का इंश्योरेंस होना जरूरी है, इसलिए व्हीकल तो मुझे लगता है लगभग जो व्हीकल सड़क पे आता है बगैर इंश्योरेंस के सड़क पे आ ही नहीं सकता है। तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस काफ़ी पॉपुलर है, मगर एक फील्ड अभी भी ऐसा है काफ़ी बड़ा, या रादर दो फील्ड हैं जो सनराइज सेक्टर है जिसमें अभी अवेयरनेस काफ़ी कम है। एक है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है पेंशन मार्केट। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊं, एक छोटी सी मैं 1 मिनट की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी का हार्ट अटैक आया, उसको अस्पताल ले गए। हार्ट अटैक ऑफकोर्स ही सर्वाइव, और उसके बाद जब उसको अस्पताल ले गए बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ उसका अच्छा ट्रीटमेंट हुआ 10-15 दिन। उसके बाद उसको 5 लाख रुपए जब बिल आया तो उसको दूसरा हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड। तो क्योंकि ही डिड नॉट हैव हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पेंशन। पेंशन में आप जानते हैं कि लगभग 3 से 4% लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स में काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, उनके सबके लिए पेंशन अवेलेबल है। इनफैक्ट 1 जनवरी 2004 के बाद जिन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ज्वाइन की, उनके लिए भी पेंशन का प्रोविजन नहीं है। पेंशन के नाम पे सिर्फ उनकी सैलरी में से कुछ पैसा काटते हैं और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या वो उनका एम्प्लॉयर कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करता है एंड दिस एंटायर कॉर्पस इज गिवन टू सम पेंशन फंड मैनेजर। तो उसके बाद में उसका जो पैसा मिलता है वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो पेंशन नहीं है, वो तो खाली जो पैसा आप कहीं भी जमा करते हैं उसका जो ब्याज या जो भी आप समझें वो होता है। तो पेंशन, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, पेंशन नॉर्मली कोई इकट्ठा किया जाता है, उसकी तैयारी की जाती है कि जब आप रिटायर हो जाए, जब आपके पास कुछ काम ना हो, आपकी ओल्ड एज में आपके पास उतना फंड होना चाहिए। तो पेंशन फंड जो अब मार्केट में इतने सारे हैं, उनमें पैसा लगाना कब शुरू करना चाहिए? क्या आप जैसे अनिल ने कहा था पहले कि आप जब से कमाई करें तभी से इन फंड्स के बारे में सोचने लगे, या फिर अपने मिडिल करियर में जब आप आए, शायद 30-35 साल की उम्र हो, तब उसके बारे में सोचे? कितने जल्दी इसमें पैसा लगाया जा सकता है? आप जैसे जानते हैं इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि जितना ज्यादा पीरियड आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज्यादा टाइम आप उसमें पैसा रखेंगे, उतना ज्यादा उसके ऊपर ग्रोथ आती है। और कंपाउंडिंग ग्रोथ जो होती है उसका मैजिक तो इनफैक्ट लंबे पीरियड में दिखाई देता है। एक आदमी 25 साल इन्वेस्टेड है और एक आदमी 30 साल इन्वेस्टेड है, तो वो 5 साल में इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए जब वो नौकरी ज्वाइन करता है 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल, तभी से उसको अपना फ्यूचर देखना चाहिए कि जब उसकी वर्किंग लाइफ पूरी होगी। मोस्टली हम ऐसा मानते हैं हिंदुस्तान में कि 60 साल में व्यक्ति रिटायर होते हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है या कभी है तो शायद वो 65 तक भी जा सकते हैं, मगर जनरली लोग 60 साल पर रिटायर होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 4% लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन रियल सेंस में भी मिलती है। तो एटलीस्ट 95-96% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी कोई मेजर नहीं है और जिनके लिए पेंशन की और कोई व्यवस्था है नहीं। तो उनको अपनी खुद की सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम से खुद की व्यवस्था खुद को ही करनी पड़ेगी। और अर्लियर यू स्टार्ट बेटर इट इज। अगर कोई आदमी 25 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में शुरू कर देता है और 30-35 साल तक पैसा इकट्ठा करता है तो अच्छा कॉर्पस। एक्चुअली हर्षदा इसमें क्या है कि आप कब किस वक्त किस चीज की प्लानिंग करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके करियर के शुरुआती वक्त में अगर आप 25-26 साल के अंदर कमाना शुरू किया है तो आपको पहले आपकी सबसे पहले जो प्लानिंग करनी है वो इंश्योरेंस की करनी है। आपकी सिक्योरिटी सबसे पहले है, इंश्योरेंस के बाद फिर आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग आएगी कि आपको खुद को शादी करनी है, फिर आपको घर बनाना है। तो आपकी 35 साल की उम्र तो ये सब चीजों में निकल जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है 35 साल के बाद शुरुआत करें, जब आप थोड़े स्टेबल हो गए, आपकी फैमिली स्टेबल हो गई, आपकी बेसिक्स नीड्स पूरी हो गई, अब आप रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करें। 35 से 40 साल वो एज है जहां से आपको रिटायरमेंट के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 20-25 साल में कर भी दिया और भगवान ने करे आप इतने साल जिए ही नहीं, उस प्लानिंग का भी क्या फायदा। तो वो प्लानिंग तब करें जब आपको लगता है कि हाँ मैंने बेसिक सारी कर ली। दूसरी बात जो पेंशन की या अपनी रिटायरमेंट के बाद की सिक्योरिटी की बात है जी, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आधे शायद जॉब वाले या सर्विस वाले लोग हैं, काफी बिजनेसमैन है। अब मैं ये जो बिजनेसमैन है इन्हें पेंशन नहीं समझ में आएगा और ये करेंगे भी नहीं, मैं जानता हूँ। आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं करेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने रिटायरमेंट के लिए क्या करते हैं? गोल्ड खरीदते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सेविंग मेरे काम आएगी।
अब आप भी जानते हैं और मैं राजस्थान का हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, जब आप 60 साल के 65-70 साल के हो गए, काम करने लायक नहीं रहे, फैमिली में बुजुर्ग हैं, अब वो गोल्ड और वो प्लॉट या फिर वो प्रॉपर्टी आपको आपके बच्चे बेचने तो नहीं देंगे। आपके हाथ में कुछ आने वाला है नहीं, आपने बचा तो लिया, आपने सोचा मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन आपको बेचने नहीं देंगे, आप बेच ही नहीं पाएंगे, तो वो पैसा क्यों बचाना है जो आपके काम नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप गोल्ड और प्रॉपर्टी से बाहर निकल कर देखें, फाइनेंशियल सेविंग करें कि ये मेरे बैंक में पड़ा है या ये मेरा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं जब चाहूं एक साइन करके मैं पैसा निकाल सकता हूं। इस बारे में सीरियसली सोचें। अगर आप करें ना करें, सोचना शुरू भी कर देंगे तो हमारा आज नाद्वार आना सफल है। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर इक्विटी की बात अनिल आपने की है, तो इक्विटी में फिर आप क्या कहेंगे सबसे ज्यादा निवेश किया जा सकता है, स्पेशली जो यहाँ की ऑडियंस को देखकर इनको कितना परसेंटेज इक्विटी में इस समय लगाना चाहिए, कितना पैसा? देखिए, वो तो जिस तरीके से मैंने कहा कि इक्विटीज में एक्सपोजर तो मस्ट है। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई एसेट क्लास है तो वो इक्विटीज है। ये मैं इसीलिए नहीं बोल रहा कि मैं इक्विटीज बैकग्राउंड से ज्यादा हूं और मैं इक्विटीज का काम करता हूं इसीलिए, बट जनरली जो डेटा कहते हैं इक्विटीज का रिटर्न पिछले 30 साल का अगर डेटा देखें तो करीब 17% का आया है, एफडी का रिटर्न 7-8% का है, पीपीएफ का रिटर्न 9-10% का है, और गोल्ड और सिल्वर दोनों 8% और 9% है। तो आप कोई भी अगर क्राइटेरिया से देखें तो इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास। तो अब इसमें कैसे एंट्री लेनी है वो जरूरी है समझना। अब डायरेक्टली आप इक्विटी में आते हैं तो सर्टेनली एक कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि आप गाड़ी डायरेक्ट चलाना अगर नहीं आती है तो गाड़ी चलाना सीखे, ड्राइविंग स्कूल जाए। वैसे इक्विटीज में भी थोड़ी बहुत खुद को रिसर्च करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, और सीएनबीसी आवाज जैसे चैनल्स है जहां पे आप देखें और कुछ इक्विटीज के बारे में सीखें। और अदरवाइज इन रिसर्च में और इन झमेलों में नहीं पढ़ना है तो आप सर्टेनली म्यूचुअल फंड्स है जिसमें भी आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया कि वन टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया, और दूसरा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये जो एसआईपी वाला जो तरीका वो बेस्ट तरीका है, जहां पे आपको मार्केट ऊपर है नीचे है उनकी कोई टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक एवरेजिंग होती है, वैल्यू एवरेजिंग होती है, और सिस्टमेटिकली आपका पैसा हर महीना लगते रहता है। आप उसको खर्चा समझ के करते रहिए और सिस्टमेटिकली लगाते रहिए और टाइम दीजिए उस एसआईपी को, टाइमिंग पे ध्यान न देखिए। तो ओवरऑल आप देखेंगे सालों साल, और उसमें भी कई 3-4 फंड्स होते हैं, कैटेगरीज होती है, डाइवर्सिफाइड फंड है, स्मॉल एंड मिड कैप फंड है, अपॉर्चुनिटीज फंड है, इनमें आप निवेश कीजिए तो वहां पे भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, और टाइम दीजिए और सिस्टमेटिकली कीजिए इन अ डिसिप्लिन मैनर। ये नहीं कि इस महीना कर दिया और दूसरे महीने रोक लिया। कई बार एसआईपी को रोक लेते हैं लोग बीच में, वो नहीं करना है। उसको आप सिस्टमेटिकली, जैसे ईएमआई को आप देते हैं होम लोन की, वैसे एसआईपी को देते जाइए। देखिएगा आप साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपको बहुत बड़ी वेल्थ एक क्रिएट होगी। जैसे अनिल जी ने कह रहे थे ना कि आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, उसको बेचने नहीं देते हैं, और आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। आप अपने बैंक अकाउंट में, अपने डीमैट अकाउंट में आपके नीचे आपका पैसा है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको कंट्रोल आपके पैसे के, आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे हैं, और सिस्टमेटिकली आपको जब भी पैसे चाहिए उसको पार्शियली लिक्विडेट कीजिए और अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो हर्षदा, जो इन लोगों ने जितना गोल्ड और प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, अच्छा रिटर्न आया है, अच्छी कमाई भी की है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आप सब लोगों से, आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगले 5 साल में गोल्ड का दाम यहां से डबल हो जाएगा? हाथ खड़ा करें, जिससे लगता है हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं, एक भी नहीं है। आप में से कितने लोगों को यहां लगता है कि यहां से 5 साल में प्रॉपर्टी का दाम, जो भी प्लॉट या जो भी आपके पास जमीन है, उसका दाम डबल हो जाएगा? कोई एक तो हाथ उठाइए। अच्छा, अब मैं कहता हूं आपको कि अगर मैं ये कहूं कि 5 साल में कोई एक अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड आप खरीदेंगे, उसका दाम डबल हो जाएगा? मैंने तो अब चलिए ये भी मान रहे हैं, ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपको ये समझ है कि जो आपने अब तक किया अच्छी बात है, पैसा बनाया अच्छी बात है, लेकिन क्या आगे भी उसी में पैसा बनेगा क्या? अगर आपको आगे पता है कि प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, अगर आगे आपको पता है कि गोल्ड के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, तो फिर अब आपको पैसा लगाना कहाँ है? क्योंकि देखिए, जो अब तक अच्छा हुआ है वो आपके फोर फादर्स का डिसीजन है, उन्होंने बनाया पैसा। आप अपने बच्चों के लिए कितना पैसा बनाएंगे वो चीज अलग है। तो इसलिए अब आगे कहां पैसा बनेगा वो सोचने की जरूरत है।
और यहाँ पर क्योंकि संदीप भी कह रहे थे कि SIP के साथ शुरुआत की जा सकती है, जहाँ पर मिनिमम निवेश 100 रुपए से 500 रुपए भी हो सकता है, चाहे वो आप हफ्ते दर हफ्ते डालें या फिर महीने डालें या फिर 6 महीने, वो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अनिल, आजकल जो शेयर बाजार में तेजी आई है उसको लेकर भी काफी छोटे निवेशक अब अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पर भी हिस्सा बनना चाहते हैं कि उस तेजी का फायदा मिले। तो कब एक शख्स को कितने एक्सपीरियंस के बाद वाकई में शेयर बाजार में सीधे शेयर जाके खरीदने चाहिए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। एक्चुअली दिक्कत यही है हर्षदा, जो लोगों का, आम लोगों का एक्सपीरियंस बुरा है, अनुभव बुरा है शेयर बाजार में पैसा कमाने को लेकर, और वो ये आम रहा है कि हम शेयर बाजार में पैसा तोड़ते हैं। ये सही बात है और ये 70% 75% लोगों के लिए सही लागू होती है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं, जब डेटा ये कह रहे हैं, इतिहास ये कहता है कि आप कुछ भी हो जाए, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा टैक्स फ्री रिटर्न अगर कहीं बनता है तो वो शेयर बाजार है। तो फिर कोई तो कमा रहा है, अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो कोई तो कमा रहा है। मैं आपको सिंपल एक छोटा एग्जांपल देता हूं। कितने सारे, जब से BSE NSE शुरू हुआ, कई सारे स्कैम्स हुए, आपने नाम सुना, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। कई सारे सरकारें आई चली गई, एक एक वोट से सरकार गिर जाती है, नीचे के सर्किट मार्केट में लग जाते हैं। कितने टेरर अटैक हो गए, कितने देश वो मंदी में चले गए या बर्बाद हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, उसके चक्कर में मार्केट गिरे। लेकिन उसके बाद भी जो सेंसेक्स 100 से शुरू हुआ था, आज 25,000 पे तो है। ये सब होने के बाद, ये सब तब हुआ जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी हम मजबूत नहीं मानते थे। हम समझते थे कि ये तो हमारे यहां तो कुछ नहीं हो सकता। जब अब इस वक्त आजादी के बाद सबसे बेहतर, सबसे मजबूत स्थिति में हमारी इकोनॉमी है, और जब सबसे खराब पीरियड में हमने इतना प्रदर्शन किया, तो आगे अच्छा क्यों नहीं होगा? इसका कोई रीजन नहीं है, आगे अच्छा होने वाला ही है। तो अच्छी कंपनियों में लंबे समय के लिए पैसा लगाना बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपकी ये दिक्कत है कि या तो आप अच्छी कंपनी नहीं ढूंढ सकते, या अगर आपने अच्छी कंपनी ढूंढ के लगा भी लिया तो रोज जो भाव ऊपर नीचे होते हैं वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या उसमें बड़ी टेंशन आ जाती है, तो फिर इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाएं, अभी लगाएं, आज ही लगाएं, इसी वक्त से शुरू करें। ये मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और यहाँ पर फिर वो कैसे डिसाइड करें कि अच्छी कंपनी क्या है? अगर किसी को पहली बार पैसा लगाना है, आपने 2-3 म्यूचुअल फंड ले लिए, वहां पर आपने देखा अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं, क्योंकि वो पैसा भी शेयर बाजार में ही लग रहा है, उन्हीं स्टॉक्स में लग रहा है, आप खुद नहीं लगा रहे, कोई फंड मैनेजर आपके लिए कर रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करें कि किन स्टॉक्स में पहले पैसा लगाना चाहिए, शुरुआत कैसे हो? देखिए, मेरी राय में यह है, जैसा कि अनिल जी ने कहा कि आज और अभी से, और कल परसों सोमवार है, सोमवार से ही बिल्कुल और बिल्कुल निफ्टी या सेंसेक्स नहीं देख के आप लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और SIP का तरीका ये बेस्ट तरीका है कोई भी जनों के लिए, इवन मेरे भी, इंक्लूडिंग मी, जो कि मैं खुद भी रिसर्च करता हूं, फंडामेंटल्स भी देखता हूं, टेक्निकल्स भी देखता हूं, बट मुझे भी आज लगता है कि इक्विटी में SIP करना, म्यूचुअल फंड्स में SIP करना बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप निश्चिंत होकर आप पैसे लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बट सबसे इजियर तरीका जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि निफ्टी का ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि एक तरीके से निफ्टी में मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और म्यूचुअल फंड के SIP के बीच का एक तरीका है। कहीं ना कहीं आप ETFs में रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे निफ्टी ETF खरीदिए एक पर्टिकुलर तारीख को, और बिना दिमाग लगाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा, अगर आपको मार्केट्स में आना ही है तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को देखना जरूरी है, और उसमें से भी टेक्निकल्स थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। फंडामेंटल्स में समाव ऐसा रहता है कि कई लोग BCom होते हैं, CA होते हैं, और जनरली डेटा इजीली अवेलेबल रहता है, और आजकल गूगल की दुनिया है तो डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप 15 साल पहले की बात करते तो डेटा इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता था। लोग बाग एक शेयर लेके रखते थे कि उसको एनुअल रिपोर्ट मिले उस कंपनी की, बट आज की डेट में सारे डेटा गूगल पे अवेलेबल है। कोई भी शेयर के बारे में कोई भी बोले, भले मैं भी टीवी में कोई शेयर बोलूं तो डायरेक्ट ना खरीदें, उसको आप देखें, खुद गूगल कीजिए। कई वेबसाइट्स है, मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट है, वहां पे आप उसका फंडामेंटल्स चेक करें। कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि मैं P मल्टीपल बोलते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है और ये सब समझे उसके बाद ही इक्विटी मार्केट में निवेश करे, अदरवाइज नहीं करे। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो चोट लगती रहेगी, लगी थी और आगे भी लगती रहेगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है आज तक शेयर मार्केट में लोगों ने अगर पैसा कमाया है तो वो सिर्फ 1% है, 99% और जो लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं वो सिर्फ एक ही तरीके से कमाते हैं, वो रिसर्च और डिसिप्लिन और टाइम देना पड़ता है। ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि अपना खुद का होमवर्क आपको करते रहना है, खुद की स्टडी करते रहनी है। इसी के साथ यहाँ पर जो दर्शक आए हैं उनके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कौन पूछ रहा है? इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यूलिप इन्वेस्टमेंट भी होता है और यूलिप में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली मोड में और हम सिप में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली मोड में, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? हमारे लिए कौन सा बेटर होगा, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस भी हमें मिलता है, तो हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दोनों मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी मुझे। देखिए, अगर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में करना है, एक ही साथ करना है, तब तो आपके लिए हो गया यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। उसमें होगा ये, सपोज आपने 100 रुपए दिए, 100 रुपए में से 20 या 30 रुपए आपके जाएंगे इंश्योरेंस में जो आपको सिक्योरिटी देते हैं, बाकी पैसा जाएगा इन्वेस्टमेंट में। तो कई लोग ये होते हैं कि इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिल गया, टैक्स बेनिफिट भी मिल गया और मेरे दोनों जगह पैसे चले गए, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप इंश्योरेंस खरीद लें और वो इंश्योरेंस होगा आपका टर्म इंश्योरेंस, जो आपको रिस्क कवर दे देगा। आपको जो अपनी लाइफ की रिस्क के हिसाब से सिक्योरिटी चाहिए वो आपको टर्म प्लान से मिल गई। और जो इन्वेस्टमेंट का काम है वो म्यूचुअल फंड को करने दें और तब आप SIP कर लें म्यूचुअल फंड में। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल पे, देखिए पर्पज दोनों सोल्व हो रहे हैं। अगर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट क्लब करना है, यूलिप अच्छा ऑप्शन है। हम जनरली ये कहते हैं कि इस तरह की स्कीम्स इन्वेस्टर्स के लिए कम फायदे वाली होती है, तो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह देखें। इंश्योरेंस, और मैंने ये कहा सबसे पहले आपको इंश्योरेंस ही लेना है, ये चीज पक्का ध्यान में रखें कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट करने के पहले। तो इंश्योरेंस जरूर करें, आपकी रिस्क जितनी कवर होनी है वो हो गई, उसके बाद फिर आप SIP करना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरुआत करें। यहाँ पर शर्मा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी अगले दर्शक से पूछने के सवाल लेने से पहले। अगर किसी के पास 100 रुपए हैं, हाँ, तो कितना इंश्योरेंस में डालना चाहिए? उसके बारे में आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होती है? एक आदमी जो है, जो आज सपोज कोई आदमी 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, यानी कि उसकी साल की इनकम 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए में से उसके खुद का खर्च कितना है? अगर सपोज एक छोटी सी यूनिट है फैमिली की, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो अगर वो सपोज 20,000 रुपये, एक छोटा सा एग्जांपल है, 20,000 रुपये महीना अगर कमा रहा है तो साल के 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए में 50,000 रुपये उसके खुद के ऊपर खर्च हो रहे हैं, तो बाकी 2 लाख रुपया ऐसा है साल का जो उसके परिवार के लिए चाहिए। तो अगर उसकी वर्किंग लाइफ सपोज अगर 25 साल और बाकी है तो 25 इंटू 2 लाख, तो 50 लाख उस व्यक्ति का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो 50 लाख रुपए के लिए जितना भी प्रीमियम लगता है उतना प्रीमियम उसमें जाना चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स होगा। रफली 15 से 20% उसका जो टोटल इनकम है वो लाइफ इंश्योरेंस में जरूर जानी चाहिए। एक और बात बताना चाहता हूँ हर्षदा कि यहाँ पर इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस कम है। मैं आपको बताऊं, समझिए आपकी 100 रुपए की कमाई है और आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में, सबसे ज्यादा वाली दर में अगर आप आते हैं तो आपका 30-32 रुपए तो टैक्स में चला गया। जो बड़े डेवलप्ड देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, इस तरह के बड़े देश हैं, वहां पर इंश्योरेंस कितना पॉपुलर है, कितना लिया जाता है, उसका एक अंदाजा देना चाहता हूं। जितना आपका टैक्स जा रहा है 30-35%, उतनी की उतनी प्रीमियम जाती है हर महीने। तो अगर आप 100 रुपए कमा रहे तो आपके हाथ में मुश्किल से 30 रुपए बचते हैं, इतना पैसा आपका इंश्योरेंस टैक्स में चले जाता है। अमेरिका में ये सिस्टम है, हर चीज का इंश्योरेंस है, आप जो सोच नहीं सकते उस चीज का इंश्योरेंस है। लाइफ, मेडिकल तो अपनी जगह है ही है, आपके घर के हर सामान का इंश्योरेंस होता है, आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंच गया उसका इंश्योरेंस होता है, मतलब घर का, दुकान का, बिजनेस का, कार का, मतलब हर चीज का इंश्योरेंस है वहां पर। और उसके चलते इतनी ज्यादा प्रीमियम देनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो हम साल में एक बार कभी प्रीमियम भर देते हैं इंश्योरेंस की, वो बड़ी बात है। कार का इंश्योरेंस कंपल्सरी ले लेना पड़ता है। तो मेरा पॉइंट ये कि वहां के लोग हमारे से इतने ज्यादा संपन्न हैं, इतनी बेहतरीन देश हैं, डेवलप देश हैं, अगर वो इतना टैक्स भर के, इतना इंश्योरेंस में पैसा देकर भी ये लाइफ जी रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है
कि बुरे वक्त में अगर आपके लिए कोई सबसे ज्यादा चीज काम आएगी तो इंश्योरेंस। इसीलिए वहीं पर सबसे पहले निवेश करना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन दर्शकों की कुछ और सवालों के साथ हम जल्द लौटेंगे, तो आप बने रहिए हिंदी से आवाज के साथ और देखते रहिए पहला कदम। कोई और सवाल पूछना चाह रहा था? छोटा सा सवाल है, जो भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना के जो स्कीम चला रखी है, पेंशन योजना, अगर कोई 18 साल का युवक अगर पेंशन प्लान लेता है और 20 साल में या 25 साल में उसकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को क्या बेनिफिट है इसमें? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो अटल पेंशन योजना है, ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम इसको बोलते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम मतलब इसमें सिर्फ शुरुआत के सालों में गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा डालने वाली है, मगर उसके अलावा बाकी जो भी पैसा है वो पैसा उसके अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा। और इकट्ठा होने के बाद अगर सपोज जैसा आप बता रहे हैं कि अगर किसी अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने सपोज 20 साल की उम्र में शुरू की अटल पेंशन योजना और 5 साल या 10 साल या 20 साल उसने पैसा जमा किया, तो उसके बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट जमा हो गया, सपोज 1 लाख रुपए जमा हो गया, तो जिस तरह से किसी भी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा रहता है और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, उसी तरह से इसका जो भी नॉमिनी होगा बैंक अकाउंट में या उस पर्टिकुलर अटल पेंशन योजना में उसको पैसा दे दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि हम जो डिफरेंट पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको क्या डिफरेंट कंपनीज को पॉलिसी डिक्लेयर करनी होती है क्या, कि इस कंपनी से हमने पॉलिसी ले रखी है, जैसे LIC से ले रखी है और कोटक महिंद्रा से ले रखी है, तो हम दोनों को बताना होगा कि LIC से इतनी ले रखी है और कोटक महिंद्रा से इतनी ले रखी है पॉलिसीज? देखिए, इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो होती है, एक व्यक्ति को उसकी एज के हिसाब से और उसके जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से और उसकी इनकम के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी सिर्फ दी जा सकती है लाइफ इंश्योरेंस। सपोज एक आदमी जिसकी वार्षिक इनकम उसकी 1 लाख रुपए है, तो उसको 1 करोड़ की पॉलिसी कोई नहीं देगा। अगर कोई आदमी की जिसकी इनकम सालाना इनकम 1 लाख रुपए है, वो बोलता है कि मुझे आप 1 करोड़ की पॉलिसी दे दो, तो उसमें हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करना चाहता है। एक्चुअली किसी व्यक्ति की इनकम अगर 1 लाख है तो उसको 15 लाख या 20 लाख तक की पॉलिसी दी जा सकती है। तो इसलिए जो जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो उनमें सब में एक दूसरे को डिस्क्लोजर करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि मेरे पास में आप चाहे पॉलिसी नंबर ना दें या आप चाहे कंपनी का नाम, तो उसमें लिखना पड़ता है वैसे, मगर आपको ये बताना पड़ता है कि आप कितनी पॉलिसी आपने किस से ली है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उनकी हैसियत नहीं होती है, उससे ज्यादा पॉलिसियां ले लेते हैं, उसमें कुछ अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ अलग इश्यू होते हैं जो शायद पब्लिक में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मगर आपको जिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ली है वो दूसरों को भी बताना होता है, ताकि वो आपकी जो टोटल वैल्यू है वो उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसमें रिस्क कुछ और ज्यादा है। अभी जो पेंशन योजना चल रही है सरकार की, हाँ। ये क्या कोई भी इंडियन सिटीजन ले सकता है और इसका फायदा किसको मिलेगा, या इसके अंदर ऐसा कुछ है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा? इस पे थोड़ा सब लोग ले सकते हैं, सब लोग, हर एक के लिए। ये जो आप अटल पेंशन योजना की बात कर रहे हैं जी, अटल पेंशन योजना देखिए जैसे मैंने होता है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है। सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि आप अपना पैसा डालते जाएं, पैसा इकट्ठा होता जाएगा और जो बैंक में जो ब्याज की दर है वो ब्याज उसमें मिलता जाएगा। और जब आप चाहते हैं, सपोज आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, तो 60 साल की उम्र तक आपका एक कॉर्पस इकट्ठा होगा, एक फंड आपका इकट्ठा होगा। उस फंड के ऊपर से जितना आपको पेंशन मिल सकती है ब्याज के रूप में, उतना पेंशन आपको मिलती जाएगी। और इसमें क्योंकि ये खुद की फाइनेंस स्कीम है तो कोई भी व्यक्ति उसमें ले सकता है जिसका बैंक अकाउंट है। और सिर्फ मैं 1-2 मिनट आपसे और लेना चाहता हूँ। एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और चल रही है बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए, चाहे कोई सरकारी बैंक में हो, चाहे प्राइवेट बैंक में हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो, जिनका किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप है या कोलैबोरेशन है, उसके साथ आप वो व्यक्ति सिर्फ 330 रुपए देके, 18 साल से 50 साल की उम्र का व्यक्ति 330 रुपए देके 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले सकता है, जो बहुत ही सस्ता है। किसी भी मार्केट में आपको 2 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपए इवन टर्म इंश्योरेंस के लिए भी देने पड़ते हैं, मगर ये गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड स्कीम है, इसलिए आप सिर्फ 330 रुपए मिलती है। उस व्यक्ति की मृत्यु होने पे एक साल में उसको रिन्यू करते रहना पड़ता है, हर साल उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु उस टर्म के दरमियान होती है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस का कवर होता है। उसके अलावा सिर्फ 12 रुपए जिसमें आपको नादर में सिर्फ 1 कप चाय का मिलेगा,
वो 12 रुपये अगर आप प्रीमियम पे करेंगे, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी 12 रुपये से ज्यादा आती है। सिर्फ 12 रुपये देके आप 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने 330 रुपये भी दे दिए और 12 रुपये भी दे दिए, इस तरह अगर 342 रुपये दे दिए और अगर उस व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसको नेचुरल डेथ के 2 लाख रुपए, क्योंकि 330 रुपये प्रीमियम पे किया है, और 12 रुपये और पे किया तो 2 लाख रुपए एक्सीडेंट के। तो जो एक साधारण आदमी है, इवन मैं तो समझता हूँ जो साइकिल रिक्शा चला रहा है या कोई चाय की एक ठेला चला रहा है, उसके भी अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो 2 लाख या 4 लाख रुपए में बहुत बड़ा उसके फैमिली को एक संबल मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। और ये प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है और पूरे दुनिया में इतनी बड़ी योजना कोई नहीं चली जो ये और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ठेला चलाने वाले या चाय का वो लगाने वाले उन्हीं के लिए ले सकते, आपके हमारे सबके लिए है। जिनके पास पैसा है उनके लिए भी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो है, लेकिन इतनी सस्ती इंश्योरेंस स्कीम कोई सोच भी नहीं सकता है। तो 342 रुपए में 4 लाख तक का कवर बहुत ही बेहतरीन है। आपको सबको लेना ही चाहिए। इसी के साथ शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। पहला कदम नाथद्वारा से लेगा इजाजत इसी के साथ, लेकिन हम देश के कुछ और शहरों में जाएंगे और वित्तीय आजादी की इस पहल को जारी रखेंगे पहला कदम के साथ। नमस्कार।